बच्चा कहाँ गया? आ गया? हेलो देव, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? ब्रेक तो नहीं था कोई? सर आ रही है आपकी बात, बस एक सेकंड। हाँ सर, ठीक है मैं ठीक बस है। बुक खुदरा लेके ओके। आया। अबे हाँ, फिजिक्स की तो यही नहीं है, बस वो लानी है वो। यस सर, आ गया। कैसे हो देव? क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं सही है सर, आप बताओ बस। बस बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपन अगले जो अपना टॉपिक था, अपन ने बात भी की थी सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस टॉपिक पे अपन चलेंगे। ठीक है? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है ना जो बेसिकली इंटरसेक्शंस होता है, वो वाले ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है बेटा? सर लाइक बेसिकली कभी तो किसी का इंटरसेक्शन है, फिर किसी का ज्योमेट्रिक सेंटर है, वही ना? हाँ, वही सब चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देखते हैं आज वो कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। पहले लास्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस अपन रिलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन ने एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। लास्ट लेक्चर पे जो अपना मोमेंट ऑफ फोर्स था, उसके जो कपल वाले क्वेश्चंस थे ना, कि जब कोई दो फोर्सेस लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, या फिर कितना, अगर हम किसी तीसरे मास को अगर हम यहां पर लेकर आ जाएं, तो अब अगर मुझे यहां पर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो कहां पर उस मास को मुझे यहां पर अटैच करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा अपन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखते हैं बेटा। टू लेड्स ऑफ 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, 60 सर न्यूटन। लैड्स को, सर लैड्स तो इंसान नहीं होते बेसिकली, लाइक पीपल। हाँ, आप टू बॉयज लिख दो यार, कोई बात। टू बॉयज ऑफ 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन sits on sits on either side of, यहां तक तो विजिबल है आपको, either side of either side of a seesaw, either side of a seesaw of length 3 meter, of length 3 meter, which is supported at its center, which is supported at its center, supported at its center, where should a third boy, where should a third boy, third boy of 30 newton sit so as to balance, as to balance seesaw, हमें किसको बैलेंस करना है बेटा? सीसो को बैलेंस करना है। तो हमें जो थर्ड छोटा सा जो बॉय होगा, उसको हमें कहां पर यहां पर बिठाना है, जिससे कि ये सीसो आपका बैलेंस हो जाए। तो आप सर तो बेसिकली हम पहले टॉर कैलकुलेट करेंगे, और हमारे डिस्टेंस पहले दोनों का 1.5 होगा, है ना? हाँ, फिर हम वहां से फिर जिसका कम होगा उसके टॉर कंपेयर करके फिर हम कर लेंगे ना सर। बताइए बेटा किस तरह से आ जाएगा, क्या आ हाँ जाएगा, ओके सर। मतलब कहां तो पर पहले डिस्टेंस से लगेगी? 40 न्यूटन से मारा, तो फोर्स पहले 40 लिख लेता हूँ मैम। फिर डिस्टेंस भी अपना 1.5 लिख लेता हूँ। फिर टॉर्क होती है एफ इंटू डी एफ इंटू एस। तो 40 इंटू 1.5 जो हो गया मेरा 60 न्यूटन मीटर। अब दूसरे वाले जो जिसमें मेरी 460 न्यूटन, फिर डी है मेरा सॉरी हाँ 1.5। फिर टी है मेरी एफ इंटू एस। एस लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो एफ इंटू एस फिर 60 इंटू 1.5 5, हाँ बेशक
हाँ तो कितना होता है, 6 5 0, हाँ 90, तो सर 90 है ना। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड फोर्स, हमारी टॉर्क 30 है। सो 30 अपॉन, सर वो बच्चा कितने वेट का है? वो 30 न्यूटन का है बेटा। 30 न्यूटन। सर तो वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आपने बना लिया ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक सर। है ना। यहाँ पर अपने पास कितना था बेटा, यहाँ पर है 40 न्यूटन, बहुत बढ़िया बेटा, 40 न्यूटन यहाँ पर है, एंड अदर साइड है आपके पास 60 न्यूटन, ठीक है। अब आपको भी पता है बेटा कि आपको जो 1 मीटर है वो आपने 40 न्यूटन की तरफ से बताया होगा, हाँ इससे सर। 1 मीटर डिस्टेंस पर आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि तो अभी बेसिकली जो फल्क्रम है हमारा, उसके हाँ 0.5 डिस्टेंस अवे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस फल क्रम से 0.5 डिस्टेंस इस तरफ 0.5 मीटर, बिल्कुल यहां से 1 मीटर डिस्टेंस पर आपको 30 न्यूटन वाले बोए को यहां पर बिठाना होगा, ओके। जिससे कि ये किसमें आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सबके यस अबाउट सर। टॉर्क, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, अ पेंटर ऑफ a painter of 50 Newton weight stands on a wooden plank stands on a wooden plank of length 5 meter of length 5 meter. The plank is suspended. The plank is suspended. The plank is suspended अच्छा at its end at its end by ropes, ठीक है। the painter stands the painter stands at a distance 2 meter from one end of the plank from one end of the plank one end of the plank. Find the tension. Find the tension. बेसिकली टेंशन क्या है बेटा, एक फोर्स है ना, ब्रैकेट में लिख रहा हूं फाइंड द टेंशन, ब्रैकेट में फोर्स ऑन द ओके सर। सपोर्ट्स, ऑन द सपोर्ट्स, ठीक है बेटा। तो आप इसको एक यस बार सर। ट्राई कीजिए। सर बस ये समझ नहीं आया, एट इट एंड्स बाय आपने क्या लिखा उसके बाद? कहां पे बेटा, वो इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम, सस्पेंडेड एट इट्स एंड, एट इट्स वो एंड बाय रोप्स, बाय। रोप्स अच्छा। रोप्स, यानी कि रस्सियों से ऐसे, एक प्लैंक है ना बेटा, आपने कभी पेंटर्स को ऐसे पेंट करते हुए देखा है, वो ऐसे हाँ सर। प्लैंक को रस्सियों से हैंग कर लेते हैं ना एंड से, उसके ऊपर खड़ा हुआ है ना। और बताया हुआ कि पेंटर स्टैंड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द वन एंड ऑफ द प्लैंक, यानी वन एंड ऑफ द प्लैंक से 2 मीटर डिस्टेंस पर होगा। तो फाइंड द तो मतलब वो टेंशन फोर्स प्लैंक ऑन द 2 मीटर का है? हाँ बेटा, फ्लैंक वो 2 मीटर का है? फ्लैंक मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो। सर जो वो प्लैंक जिसपे वो बैठा हुआ है, तो वो तो 2 मीटर का है ना? ना 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 बेटा, वो है आपके पास 5 मीटर का। अब पेंटर ऑफ 50 न्यूटन स्टैंड्स ऑन अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 5 मीटर, टोटल प्लैंक की लेंथ 5 मीटर है, और वो ऐसे रस्सियों से ऐसे बंधा हुआ है कहीं, और आपको पता है रस्सियों से आप झूला झूलते हो कभी, हाँ सर। है ना, उसके अंदर वो रस्सियों से, या फिर आपने देखा होगा वो लोहे की, उससे यहां पर बाइंड अप होता है प्लैंक आपका, तो यस सर। वो उसके ऊपर खड़ा होकर ऐसे ही तो पेंट करता है ना, कहीं अगर कोई उसको वॉल्स वगैरह बाहर की वॉल्स पे पेंट करना होता है, तो 5 मीटर का प्लैंक है, वो यहाँ रोप्स की हेल्प से कहीं ना कहीं से बंधा हुआ है। अब आप जब उसके ऊपर खड़े होगे प्लैंक पर, तो उन रोप्स पे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, टेंशन फोर्स आएगा, आएगा सर। है ना। तो बस वही आपसे टेंशन फोर्स पूछा गया है, फाइंड टेंशन फोर्स ऑन द सपोर्ट्स। लेंथ अच्छा 5 तो मीटर है और वो 2 मीटर पर है, वन एंड से, किसी भी एंड से आप 2 मीटर पर डिस्टेंस पर कहां पर ले सकते हो इसके वेट को, 50 न्यूटन वेट को 2 मीटर डिस्टेंस पर,
सर तो बट अब पहले हम टॉर्क निकालूंगा, फिर मैं वो मीटर से उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर मेरी फोर्स आ जाएगी ना। हाँ बेटा देख लो, एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद फिर अपन ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करो। ओके सर। फिर दूसरा 2 मीटर्स, 2 2 मीटर्स, तो टॉर्क एफ इनटू एस। अबे S2 क्या था? हाँ हाँ बेटा। सर, सॉरी सॉरी। कोई दिक्कत नहीं। 250/2, 125 सर, तो 125 न्यूटन में भी। 125 बेटा, दो टेंशन आएंगी ना, ये आपके पास प्लैंक है और ये ऐसे दो सपोर्ट से कहीं, अच्छा तो एक और बार 2 बार करूंगा मैं। ये T1 बोल देता हूं मैं टेंशन, यहाँ T2 बोल देता हूं मैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं बस, आपको करना आप ही को है। Panther of 50 Newton stands on a wooden plank of length 5 meter. The plank is suspended by its end by 2 ropes. दो रोप से सस्पेंडेड है तो वहां पर कोई टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है। T1 T2 डिफरेंट फोर्स आएगा क्योंकि उसकी डिस्टेंस जो है पेंटर की वो सेंटर पे नहीं है। द पेंटर स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम वन एंड, यहां से यानी यहां से 2 मीटर पर पेंटर आपके यहां पर है। तो बेटा ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है पेंटर का, और वो लग रहा है कितना है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बस आपको क्या बताना है, टेंशन फोर्स किसमें, इक्विलिब्रियम में है पूरा का पूरा प्लेन का आपका, क्योंकि सपोर्टेड बाय रोप्स है ना। अब आप कर सकते हैं। सर तो बस मुझे एक सेकेंड। सर तो बस 2 मीटर तो इतना सा है। हाँ ये 3 मीटर। सही से मुझे अभी समझ नहीं आया कि मुझे ढूंढना क्या है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अ पेंटर ऑफ 50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन वेट है पेंटर का, स्टैंड्स ऑन अ वुडन प्लैंक, यानी कि ये एक कोई वुडन प्लैंक है, ठीक है, और ये ऐसे सस्पेंडेड है। मान लीजिए इसको मैंने किसी रोप्स की हेल्प से ऐसे सस्पेंडेड किया हुआ है। अब कोई कोई पेंटर जाता है और यहां से, ये पूरी लेंथ 5 मीटर है, यहां से 2 मीटर पे जाकर खड़ा हो जाता है, तो बेटा इसको तो ऐसे हो जाना चाहिए था, बट ये रोटेट क्यों नहीं कर रहा है इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये अपने एंड से दो रोप से यहां पर रोप से बंधा हुआ है। ये ऐसे रोप अपन मान लेते हैं, ये ऐसे रोप्स हैं, तो इन रोप्स पे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। है ना। तो ये बस ये मैंने दो रोप्स बना दी है, यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पर एक पेंटर है, ये पेंटर बना देते हैं अपन। ये पेंटर यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन। अब आपसे इन दोनों सपोर्ट्स पर जो टेंशन है वो पूछी गई है, T1 एंड T2, T1 एंड T2 क्या होगी, ठीक है। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा प्लेन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा इट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना। एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी बेटा। सेकंड इक्वेशन आपको याद है नेट फोर्स। सर बट अगर 100, एक सेकंड, अगर सर देखो वेट 50 है, वो 2 मीटर दूर बैठा है, तो सर 100 में ये तो 100 न्यूटन मीटर हो गई ना टॉर्क तुम्हारी। देखो वापस करते हैं। अपन बात करते हैं यहां पर, अब किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो, सबसे पहले वो बताओ बेटा, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो। सर पॉइंट सी। पॉइंट T1 के अबाउट, इस पर्सन के अबाउट, या फिर T2 के अबाउट। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर T1 के अराउंड सर। T1 कह रहा हूं तो T1 का टॉर्क तो जीरो हो गया, ठीक है बेटा, T1 का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब अब अगर मैं इसका टॉर्क देखूंगा तो बेटा इसका टॉर्क क्या आएगा, मैं T1 के अबाउट यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं, तो T1 के अबाउट इसका टॉर्क कितना आएगा, क्लॉकवाइज आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा, सर ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यस सर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये जो पेंटर का जो वेट है, इसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है T1 के अबाउट, सर वो क्लॉकवाइज आ रहा है। क्या ले ले बेटा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले ले या नेगेटिव, आप जो बताया वो ले लेते हैं, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो 50 इंटू 2, ये आपके पास टॉर्क हो गया बेटा। अब अपन इस T2 के अबाउट टॉर्क लेंगे, ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है या क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बेटा, यस सर। है ना। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू T2 इंटू 5, T2 इंटू 5 हो जाएगा बच्चा, यस सर। ठीक है। 5 से कितनी बार चला जाएगा, 10 टाइम्स बार,
तो T2 कितना आ गया बेटा आपके पास 20 न्यूटन। यानी यस कि सर। T2 टेंशन यहां से आपको पता लग गया है 20 न्यूटन। समझ गए आप बात। सर बट इनटू 5 अच्छा ओके। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना बेटा, आपने T1 के अबाउट ही तो बोला। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं T2 के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो आपके पास T1 आ जाएगा, T2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे T1 के अबाउट टॉर्क निकालना है, देन वी विल फाइंड आउट दोनों टेंशन, फाइंड द टेंशन फोर्स ऑन द सपोर्ट्स। यानी कि मैंने T2 तो कैलकुलेट कर लिया है बच्चा, अगर मुझे T1 भी कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है पूरा का पूरा प्लैंक। इसका मतलब यस सर। अपवर्ड डायरेक्शन में जितने फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं बेटा यहां पर T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। यस सर। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। न्यूटन। अभी मैंने कैलकुलेट किया T2 को 20 न्यूटन, तो T1 कितना आ जाएगा बेटा T1 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो T1 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 30 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। अब आपको क्या करना है देव, आपको भरोसा करना ही नहीं है मुझ पे। हो सकता है कि मैंने एक तरीके से क्वेश्चन करा दिया हो, अब की बार आप पता है किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लिए, T2 के अबाउट। आंसर शुड बी सेम, आंसर अभी भी आपका सेम आएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिए T2 के अबाउट टॉर्क निकालिए और उसके बाद बट आप T2 के अराउंड आपने निकाल तो दिया सर, T1 30 न्यूटन। हाँ T1 30 आ गया ना बेटा, है ना। कितना आ जाएगा इसका टॉर्क, कितना आ जाएगा अगर आप T2 के अबाउट निकालोगे, ये आ जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 50 इंटू कितना आ जाएगा, अगर आप इसके अबाउट निकालोगे, तो निकाल लिया था आपने। हाँ सर। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा आप इसके अंदर। सर तो बेसिकली इन क्वेश्चन में मैं बस 3 पॉइंट लूंगा और 3 पॉइंट से ही करूंगा। हाँ किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे तो पेंटर के अबाउट लेना है, आपको क्या लगता है कि मुझे तो पेंटर के अबाउट टॉर्क निकालना है, मान लीजिए आपको क्योंकि आप एग्जाम के अंदर रट के थोड़ी गए हो, अपन फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डेफिनेटली हो जाएगा, हम तो डिफरेंट केसेस देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो एक मेथड नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो इस पेंटर के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इस बार दो चीज अननोन आ जाएगी, T1 का टॉर्क भी आएगा, T2 का टॉर्क भी आएगा। तो आप इस इक्वेशन से T1 T2 की वैल्यूज तो नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। नहीं सर। इसका मतलब दूसरी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, ये वाली। दो इक्वेशन दो अननोन, अब भी T1 T2 निकल जाएगा। यस सर। एक बार कैलकुलेट करके देखिए आप, सेम आंसर आएगा, सर आएगा ही सर वो। है ना। कैलकुलेट करके देख लीजिए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, मजा आया, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। अब मुझे लगता है मोमेंट ऑफ फोर्स का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ आ अच्छा गया बेटा सर आपको। जो एक हाँ एक सेकंड सर। हाँ सर जब हम डीपी फिर अगली क्लास में डिस्कस करें, अभी तक मैंने करी नहीं है वैसे तो, ठीक है, बट हाँ। डीपीपीज आप कर लेना, उसके बाद जो आंसर की है उसकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पर नोट डाउन करवा दूंगा, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे डीपीपीज को। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा अपन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा बताओगे सर मुझे। बेसिकली जहाँ से हमारा बेसिकली वेट ज्यादातर एक्ट करता है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी, इस पेन की, इस स्टाइलस की, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करेगी, सर इसके बीच में लाइक इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में। ज्योमेट्रिक सेंटर पे। यानी अगर मैं इसको अपनी उंगली से बैलेंस करना चाहूं तो मुझे कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, आगे की तरफ से ये थोड़ा सा पतला है, इसका मतलब ये एकदम सेंटर पे तो नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बट पीछे की तरफ होगा। देखो, ये देखो सर बेटा। बट जैसे सिलेंडर्स होते हैं सर, जैसे ये है हाँ सर, तो इसके लाइक जो एक्सिस पे कुछ होता है, गेस वर्टिकल एक्सिस पे। हाँ, देखो, अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सर्कल है, कोई ऐसे सिलेंड्रिकल, ऐसे सर्कुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका तो कहां पर होगा बेटा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ठीक है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे, जैसे कि हमारी बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड होता है। अभी थोड़ी कि हमारे बॉडी के मिड पॉइंट पर, अगर मेरी हाइट अगर 5 फीट है, तो ऊपर से लेकर 2.5 फीट पे मेरा सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं सर। है ना। जहां पर हमारा पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, और जिस पॉइंट के अबाउट, देखो बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस होता है। आप जानते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस सर। क्या होता है बेटा डिफरेंस। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर बेसिकली वेट का होता है। हाँ, और सेंटर ऑफ मास,
सर वो कभी चेंज होना ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं एक वायर ले लूं बेटा, जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, ये मेरे पास वायर है, ये वायर ले लेते हैं अपन। अगर इस वायर को मैं ऐसे रख देता हूं तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करेगी, इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ऐसे बीचों बीच एकदम। सर सर माउस पे एक्ट करनी चाहिए सर आई नहीं नहीं, गेस। माउस को हटा देते हैं अपन, केवल वायर वायर को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हाँ अगर सर उसके इसी सेंटर में। वायर का मैं क्या बना दूं बेटा, एक सर्कल बना दूं, क्या बना दूं, एक सर्कल। इसका मतलब अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो जाएगी बेटा। हाँ सर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी इसके, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी बॉडी की शेप पर भी डिपेंड करती है कि किस शेप को आप कंसीडर कर रहे हो। अब कुल मिलाकर यस अगर अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें बेटा, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लैंक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर और हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास क्या है बेटा, m है, हम क्या बोलते हैं कि सर उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे हम नीचे की तरफ यहां पर मास कंसंट्रेटेड मानते हैं, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। अपन ऐसे ही यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में शो करते हैं। इसका मतलब फिजिक्स में क्या हुआ कि सर इसके अंदर तो काफी सारे मास होंगे, यहां पर भी m1 होगा, यहां पर m2 होगा, यहां पर m3 होगा, यहां पर m4 होगा, काफी सारे मासेस होंगे, यहां पर m5 होगा, यहां पर m6 होगा, यहां पर m7 होगा, और यहां पर m8 भी होगा, ठीक है। अपन ने 4 इस तरफ ले लिए हैं, 4 इस तरफ ले लिए हैं। इसका मतलब सबका जो टॉर्क है वो इस पॉइंट के अबाउट, बेटा किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आपके, अगर जैसे कि मान लीजिए अपन इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो m1 m2 m3 m4 का टॉर्क क्या आएगा बेटा, क्लॉकवाइज टॉर्क आएंगे इन सबके, यस सर। ठीक है ना। इन सबके इंडिविजुअल मासेस के मास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि क्लॉकवाइज फोर्सेस का टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो इन फोर्सेस का है, जो मासेस है आपके पास m5 m6 m7 m8, नीचे की तरफ जो mg फोर्स लगा रहे हैं, इन सबका इंडिविजुअल टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज आएगा सबका, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी m5 m6 m7 m8 का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। जहां पर ये दोनों टॉर्क, ये सारे टॉर्क बराबर हो जाएंगे, वो पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट कहलाता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। कौन सा पॉइंट बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। So जैसे कि basically, sir, where anti-clockwise movement and clockwise movement is equal to each other. हाँ, जैसे कि अभी अपन इस स्टाइलस के अंदर यही कर रहे थे। अब देखो इसके सारा जो मास है वो बेटा यहां पर भी कोई ना कोई मास है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अगर मैं इसको हल्का सा इम्बैलेंस कर दूं, अब देखो ये नीचे की तरफ आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि इसका जो यहां पर भाई आपके अकॉर्डिंग हो सकता है डायरेक्शन अलग हो, मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे तो ये कैसे नजर आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा, यानी कि ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है ये क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से। तो ये देखो ये इसको क्या करा देगा बेटा, रोटेट करवा देगा। बट अगर हम बराबर कर दें इसके क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से बराबर कर दें, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट हमें पता लग जाएगा कि नहीं पता लग जाएगा, पता चल जाएगा सर। ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐसे ही देखा जाता है। अगर अपन बात करें बेटा इसके अंदर इक्विलिब्रियम की बात भी की जाती है, और इक्विलिब्रियम की बात अपन करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को समझ गए, थ्योरेटिकल लिखवाने की कोई जरूरत है क्या, नहीं नो ना, मैम। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वे में बात करेंगे। अब इसके अंदर ना बेटा कुछ टर्म्स होती है, पहला होता है इसमें इक्विलिब्रियम टाइप के थोड़ा सा फिनोमिनन या डेफिनेशन है। तो पहला टाइप इसके अंदर आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर अपन बात करें, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जानते हो आप? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो लाइक बॉडीज ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, लाइक वो बैलेंस है और लाइक वो ठीक है यू नो। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए बेटा अपन बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम तो ठीक है जहां पर नेट फोर्स जीरो है, बट इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप्स के हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तीसरा और एक न्यूट्रल डायनेमिक होता इक्विलिब्रियम है। होता है ना। तो पहला अगर अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर मैं कोई हल्का सा फोर्स भी लगा रहा हूं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करता है। कभी आपके पास पानी की बोतल है जिसमें थोड़ा लिटिल बिट पानी भरा हुआ हो, हाँ सर, कोक है बट। हाँ ठीक है, हाँ कोक है ना। अब देखना इसको हल्का सा टिल्ट करो, इसको रख दो सरफेस पे, हल्का सा टिल्ट करो, टिल्ट टिल्ट, हाँ ऐसे, आप छोड़ दो, इसने ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ली अपनी वापस से,
यस सर। इसका मतलब ये कौन से इक्विलिब्रियम में इस समय? स्टेबल स्टेबल। इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम में बेटा? स्टेबल स्टेबल में इक्विलिब्रियम में। अब इसी बोतल को उल्टा कर दो। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ रख दो यहां पे। अब हल्का सा टिल्ट करो जैसे पहले किया था। अब भी बैलेंस्ड है। सर हिल रही है पर थोड़ा। हाँ थोड़ा सा, लेकिन अनस्टेबल टाइप हो रही है ना। अगर मान हाँ लीजिए मैं सर। इसका बेस है वो बहुत कम कर दूं तो क्या ये स्टेबल रह पाएगी? मैं हल्का सा टिल्ट करूंगा तो नो नहीं। सर। नहीं ना, इसका मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल क्या होता है बेटा? अगर मैंने फोर्स बढ़ाया, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे सर्कुलर टाइप ऑब्जेक्ट है और सरफेस पे रखा हुआ है, अगर मैं हल्का सा कोई फोर्स लगाता हूं तो वापस से वो नई पोजीशन चेंज कर लेगा, वापस से कहीं और चला जाएगा। उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? न्यूट्रल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है। तो और कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं? जैसे कि मान लीजिए अपन बात करते हैं बेटा, आपने पेंडुलम देखा होगा। जो पेंडुलम होता है वॉचेस के अंदर, ऐसे पेंडुलम होता है। अगर आप इस पेंडुलम को जैसे कि ऐसे अगर हमारे हाथ में है और हम इसको हल्का सा इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता यस सर। है ना। इसका मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास? सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है ना। और आपने वो टॉयज देखे, टॉयज जो जिसके अंदर शायद आप लोग उसको ऐसे पंच करते हो तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता यस सर। यस है सर। ना। वो ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास पता है कहां रहता है? एकदम ग्राउंड के पास रहता है। जितना ग्राउंड के पास आपका सेंटर ऑफ मास होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अभी आपकी जो बोतल है, अभी जो आपकी बोतल है कोक की बोतल, उसमें क्या है? इतनी सी कोक है केवल। ठीक है। इसीलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप उससे बोतल फ्लिपिंग चैलेंज भी करोगे तो भी लगभग लगभग फ्लिप हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ओके सेंटर सर। ऑफ मास कहां लाई कर रहा है बेटा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई नहीं कर रहा, ग्राउंड के पास लाई कर रहा है। तो तभी लाइक उसको वो लाइक उसकी पोजीशन वापस आने हाँ में ज्यादा वापस से इजी वो हो। अपनी पोजीशन को रिगेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास, आप खुद देख सकते हो बेटा, अगर ये केवल ओपन बोतल होती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता बेटा? ज्योमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा सा नीचे लाई करता। बट आपने ऑलरेडी इसके अंदर कोक फिलअप की हुई है जिसका की वेट ज्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से शिफ्ट होकर यहां शिफ्ट हो गया है नीचे की तरफ। इसका मतलब अगर आप इसको अब थोड़ा सा टिल्ट भी करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को वापस से रिगेन कर लेगा। इसका मतलब ये स्टेबल है। क्या है बेटा? ये स्टेबल है। बट इसी बोतल को, पूरी भरी हुई बोतल को अगर आप क्या कर दोगे बेटा, जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट ये रहा। ठीक है। और इसको मैं ऐसे रख देता हूं। ठीक है। ऐसे रख देता हूं। ठीक है। इसको, और ये पूरी फिलअप है। अगर ये पूरी भरी हुई है बेटा, और अगर मैं हल्का सा इसको टिल्ट कर दूं तो क्या अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी क्या? नहीं सर। नहीं ना। क्यों? क्योंकि अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है बेटा? ऊपर की तरफ लाई कर बीच रहा है। में। ठीक है ना। सर तभी लाइक ऊपर चल रहा ऊपर, है। क्योंकि नीचे से तो थोड़ा सा पतला है। इसका मतलब हाँ सेंटर सर। ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से हल्का सा ऊपर की तरफ लाई करेगा। इसका मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा भी फोर्स दोगे तो ये इसके टिल्ट होने के चांसेस, यानी कि परमानेंट इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता ही दिया है। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टाइप नहीं है, लेकिन जो कुछ एक आध क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। हाँ बेटा, कोन का एग्जाम्पल जरूर आपके पास गिवन है। कोन को आप देख सकते हो यहां पर। अगर कोन को अगर अपन देखें, जैसे कि मान लो क्वेश्चंस भी है, तो पहले कोन का अगर अपन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोन है बेटा, है ना, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। और ये, ठीक है, ये कोन है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बेटा? या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी इसकी? कोन सर है। इसके इंटरमीडियंस के इंटरसेक्शन पे आई है गेस। ना, यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर से ऊपर की तरफ ना थोड़ा।
सर इंटरसेक्ट करके नहीं चेक करे एक हाँ बार? इंटरसेक्ट करके चेक कर सकते हैं, बट आपकी इसके अंदर शायद डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। अब बताओ बेटा, मैं अगर इसको इस पोजीशन में रख दूंगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? सर अनस्टेबल। अनस्टेबल। और अगर इसी को मैं फ्लिप करके क्या कर दूं बेटा, ऐसे कर देता हूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा बेटा? नीचे की तरफ, नीचे तो ये स्टेबल हुआ। है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आपके पास टपल ना कर जाए, बेसिकली अपन क्या बोलते हैं कि फोर्स लगाने पर टपल, एक वर्ड आता है टपल, टॉपलिंग, तो ये टपल वर्ड आता है ना, कि टपल ना कर जाए, बस उसके बारे में यहां पर बोला हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म बोल की है बेटा, और होलो कोन की भी आपके पास गिवन है ना, तो होलो कोन के और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख सकते हो, ठीक है बेटा। थ्योरेटिकल पोर्शन टाइप था ये, और यहां से अपन ने देख लिया है। इसके बाद अपन बात करते हैं, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम सुना है? सर्कुलर मोशन का, हाँ सर। है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे रोटेट कर रहा होता है, आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपकी थ्योरी में है, तो अपन हेडिंग डालते हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है बेसिकली बेटा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, और जैसे कि मान लीजिए मैं अपने इस हाथ को, ये मेरे हाथ में पेन है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमा रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर वो ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर आप उसको घुमा रहे हो, इसका मतलब वो किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है, तो उसकी रेडियस भी बोल सकते हैं अपन, उसकी रेडियस आर है, जिस सर्कल में आप उसको रोटेट कर रहे हो सकता है किसी स्ट्रिंग की हेल्प से रोटेट कर रहे हो, या किसी और चीज से अपने हाथ से रोटेट कर रहे हो। कभी आपने स्ट्रिंग के अंदर एक स्टोन को टाइड अप करके ऐसे ऐसे रोटेट किया है ना? सर बॉल के साथ किया हाँ सर। बॉल के साथ किया है। तो अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिक्स देखते हैं बेटा। इसके अंदर कुछ बहुत बेसिक बातें जो आपके जेई मेंस तक यहाँ पर यूज आएगी, और नीट के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में तो बहुत बेसिक क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। अगर ये पार्टिकल, अगर हम इसकी पोजीशन देखिए, ये तो कोई एक पोजीशन है, पार्टिकल इसी पाथ के अलोंग मूव करेगा बेटा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा। इसकी वेलोसिटी हमने बोल दिया कि इसकी जो स्पीड है वो सेम है, इसकी स्पीड क्या है हर एक पॉइंट पर बेटा? सेम है, ठीक है। स्पीड क्या है? सेम है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम है बेटा? यूनिफॉर्म बॉल सर्कुलर से। मोशन। यानी एक ही स्पीड से हम इस बॉल को, मान लीजिए कोई बॉल है ये, इस बॉल को हम एक सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड सेम है, क्या वेलोसिटी सेम होगी इसकी हर एक पॉइंट पर? क्या वेलोसिटी भी सेम सर होगी नहीं बेटा? होगी, सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वेलोसिटी सेम? सर बट आई गेस डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी जीरो ही होगी आई गेस। वेलोसिटी नहीं नहीं बेटा, मैं एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वेलोसिटी, यहां पर है तो वेलोसिटी, यहां पर है तो वेलोसिटी, क्या इसकी वेलोसिटी सेम है हर पॉइंट पर या डिफरेंट है? सर सेम है, सेम है। वेलोसिटी सेम है, स्पीड भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। एक बार और सोच लो बेटा, वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर वेलोसिटी सेम ही होगी सर, अगर डायरेक्शन ही है कोई सर से तो जीरो ही होगी। वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी बेटा? अगर पार्टिकल आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? इस तरफ होगी, यस सर। है कि नहीं? अगर पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? उस पॉइंट पर टेंजेंट, टेंजेंट खींच दो ऐसे, टेंजेंट जानते हो ना आप सर्कल के अंदर, मैंने हाँ सर टेंजेंट वैसे। ऐसे, ये टेंजेंट तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अगर इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अगर इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब बेटा इस पार्टिकल यानी इस बॉल की हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये बॉल को हम 10 मीटर पर सेकंड से घुमा रहे हैं, बिल्कुल स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेलोसिटी क्या है बेटा? आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप सेम कब बोल सकते हो? जब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, जब उसकी डायरेक्शन सेम हो, और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बात आ रही है समझ में? तो यस सर। बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड सेम है, और हर एक पॉइंट पर ये सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है।
और डायरेक्शन डिफरेंट है। याद है आपको, अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है ना। इसका मतलब ये यहां डायरेक्शन अलग है, 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 हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है। अगर आप इसके पास एक छोटा सा पॉइंट लोगे उस पर भी डायरेक्शन में हल्का सा चेंज आएगा। मान लीजिए यहां पर पॉइंट ले लेता हूं, तो यहां टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहां पर ये डायरेक्शन आ जाएगी, यहां पर ये डायरेक्शन आ जाएगी, तो हर एक पॉइंट पर उस बॉल की वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसको, इसका वेलोसिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर क्या है बेटा, डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके लिख लेना कि स्पीड सेम होगी हर एक पॉइंट पर, क्योंकि स्पीड ओनली किस पे डिपेंड करती है, आपके मैग्नीट्यूड पर। स्पीड को आपकी डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो स्पीड तो बिल्कुल सेम होगी, बट वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। यू गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसी के अंदर अपन डिफरेंट चीजों पर चलते हैं, बात करते हैं। सर बट डिफरेंट कैसे सर, अभी तक मुझे डिफरेंट वाला पॉइंट नहीं समझ आया। वो टैंजेंट में चल रहा है तो टैंजेंट भी तो सेम ही होगा ना। सर्कुलर मोशन में जा रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर इस पेन की वेलोसिटी क्या है, अगर मैं इसको कट कर दूं, आपने बॉल को स्ट्रिंग से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया है ना, अगर बॉल जब अपवर्ड पोजीशन पे थी, अगर उस समय आप स्ट्रिंग को तोड़ दो तो बॉल किस डायरेक्शन में निकल जाएगी बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर अगर बॉल टॉप मोस्ट की जगह लोअर मोस्ट पोजीशन पर होती और अगर आप यहां स्ट्रिंग को तोड़ दो तो बॉल इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। यस सर। यानी कि हर एक पॉइंट पर इस बॉल की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अभी ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे दौड़ रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव बोलोगे आप कि सर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो मैं पॉजिटिव। अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं बेटा तो भी क्या आप पॉजिटिव बोलोगे क्या? अगर मैं सेम वेलोसिटी यानी सेम मैग्नीट्यूड से अगर चल रहा हूं, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी सेम इस मैग्नीट्यूड से, इधर भी सेम मैग्नीट्यूड से, तो मेरी स्पीड सेम हुई कि वेलोसिटी सेम हुई, बताओ? सर स्पीड सेम हुई और वेलोसिटी आई गेस वेलोसिटी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का, बट वेलोसिटी नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे भी। जैसे कि फोर्स की बात करते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने बोला सर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बेटा कहां लग रहा है, इधर लग रहा है या इधर लग रहा है? देयर आर टू डिफरेंट ना, हर एक। अब अगर इस फोर्स को आप इस फोर्स को सेम बोलोगे क्या? दो डिफरेंट फोर्स हो गए ना बेटा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो गई है। बात आ रही है समझ में? अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में लग गया, अगर ऐसे लगाऊंगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ऐसे ही बेटा यहां पर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी की हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब यहां वेलोसिटी, और ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, नीट 2024 और जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऐसे करके पूछा गया था, और बच्चों ने। बट मैंने सुना है सर अभी जेई का पेपर लीक हो गया वापस सर। नहीं तो बेटा कोई लीक नहीं हुआ, आज बच्चे पेपर देकर आए हैं, हमने डिस्कशन भी किया है, सारा क्वेश्चन पेपर वही नोटबुक से आया है, कोई लीक नहीं हुआ बेटा। पेपर लीक कैसे हो सकता है? पेपर तो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होता है ना, सीबीटी मोड पर कंडक्ट हुआ है पेपर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि जिस भी सेंटर पे पेपर हुआ होगा वहां सिस्टम में पेपर आता है, नॉट फिजिकली। जब फिजिकली पेपर आता है तो आउट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि नीट के एग्जाम में हुआ था। जेई मेंस के एग्जाम में जो पेपर होता है बेटा वो सीबीटी मोड पर होता है, कंप्यूटर तो बेस्ड बेसिकली टेस्ट। आप अपने कंप्यूटर पे देते हो उस एग्जाम को? हाँ, बेसिकली आपका जो पेपर आता है बेटा वो किस पर आता है? वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता है, और आपको रेस्पॉन्स भी उसी पर देना पड़ता है माउस की हेल्प से। इसका मतलब पेपर आउट कैसे हो सकता है? और हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर की मार्किंग डिफरेंट होती है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसका हो जाए, क्या बोलते हैं, अपने फोर्स का, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट का किसी अलग चैप्टर से होगा, मान लीजिए लाइट चैप्टर से होगा क्वेश्चन नंबर 1, तो हर एक स्टूडेंट की क्वेश्चन की मार्किंग डिफरेंट होती है। क्वेश्चन सेम होते हैं, पूरे पेपर में मिलाकर क्वेश्चन सेम होते हैं। अच्छा हाँ, वो सेट क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हाँ, है। जैसे कि हाँ सेट होते हैं ना, वैसे ऑनलाइन में सेट्स होते हैं, तो कोई भी दो स्टूडेंट का, नियर बाय स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर सेम नहीं होता है। तो बहुत बेटा ऐसी यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी रखी जाती है, तो इसमें पेपर आउट होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसीलिए आईआईटी और जेईई मेंस का पेपर आउट नहीं होता है, मेडिकल यानी नीट का पेपर आउट इसीलिए होता है क्योंकि नीट का पेपर ऑफलाइन में मोड पे होता है। आपको ऐसे ऐसा पेपर मिलता है बेटा, जैसे अभी अपने बंसल क्लासेस का पेपर है, ऐसा पेपर आपको दिया जाता है, और इस पेपर के अंदर एक ओएमआर शीट आपको मिलती है, उसको आपको फिलअप करना होता है। तो उस पेपर की क्या होता है, जब सेंटर पे पेपर हो सकता है 2 या 3 दिन पहले पहुंच जाता है, तो पेपर आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
बट यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये बात आपको समझ में आई कि वेलोसिटी डिफरेंट होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और स्पीड सेम होगी। यस सर। ठीक है। अब एक और बात का जवाब देना बेटा, जब इस पेन को, जब आप एक बोतल ले लो, बोतल जो आपके पास कोक की बोतल है, अगर आप उसको घुमा रहे हो तो बेसिकली आप उसको पुल कर रहे हो कि पुश कर रहे हो? सर पुश कर रहे हो। पुश कर रहे होते तो बेटा बाहर चली जाती वो। आप तो उसको पुल कर रहे हो ना, अपनी तरफ ही खींचने की कोशिश कर रहे हो ना, तभी तो आप उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में रखे हुए हो। अगर मैं इसको छोड़ दूं, मान लीजिए बेटा मैं इसको छोड़ देता हूं ऐसे, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये तो चला गया, है कि नहीं? यस सर। पुश करना मतलब कि ऐसे पुश कर रहा हूं मैं इसको, पुश नहीं कर रहा हूं, अपनी तरफ पकड़ के रखे हुए हूं ना बेटा, तभी तो, यानी कि सेंटर की तरफ कोई ना कोई मस्कुलर फोर्स लगाकर मैंने रखा हुआ है कि नहीं है? यस सर। यानी अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब होती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। सेंटर की तरफ क्या एक्ट कर रहा होता है बेटा? एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। उस फोर्स को एक नाम दिया जाता है, वो नाम होता है बेटा बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने नाम सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स? हाँ सर। सर बेसिकली वही सर जो लाइक रोटेशन वाला है और जो लाइक यू नो सेंटर की तरफ एक्ट करता जो है। सेंटर की तरफ एक्ट करता है, इसका मतलब फोर्स सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास एम इंटू ए। एक्सेलरेशन। अगर फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा? सेंटर की तरफ होगी। उस सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन को ए और नीचे सी लिख दिया जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दिया जाता है। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे वे में लिख लेते हैं। ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया जो कि ये आर रेडियस है और ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, उसको आप एफसी के नाम से डिनोट करते हो। एफसी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और सेंटर की तरफ अगर फोर्स है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी होगा, उसको ए उसके सब्सक्रिप्शन में सी लिख दिया जाता है, इसको बोला जाता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपने नाम सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स का? यस सर। ठीक है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है बेटा। एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं तो क्यों बेसिकली सर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी रियलिस्टिक फोर्स होती है, बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो हमारी इमेजिनरी होती है। अच्छा, कैसे इमेजिनरी होती है? सर बेसिकली अगर आप एक लाइक वो आप एक लाइक उसमें हो क्या कहते हैं मेरी गो राउंड में, ठीक अब है। वो लाइक उसको अपने अराउंड लेके जा रहे हो राइट, वो क्या कहते हैं जो भी उसको लेके जा रहे हो अपने साथ, ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से लाइक बॉल ले लो, वो हमारे लिए तो मूविंग में होगी, बट ठीक है, जो लाइक बंदा वहां पे उसके सामने ही है वो तो सामने नहीं, उसके ऊपर होगा। हाँ उसके ऊपर लाइक बट सर उसको मूविंग नहीं लग रहा होगा अगर लाइक बिल्कुल, उसके यानी कि अगर आप स्ट्रिंग से बॉल को क्या कर दो, टाइड अप कर दो, और आप बॉल को घुमा रहे हो तो आप तो ग्राउंड पे हो, तो आपके लिए तो बॉल मूविंग कंडीशन में। बट अगर इस स्ट्रिंग पर अगर किसी मच्छर को या किसी इंसेक्ट को बिठा दिया जाए, उससे पूछा जाए बता बॉल मोशन में है कि नहीं है, तो उसको क्या लगेगा? वो तो खुद घूम रहा है बॉल के साथ साथ, उसको लगेगा कि नहीं बॉल तो किसमें है बेटा? रेस्ट में। बट फिर भी बॉल तो रेस्ट में है, बट फिर भी एक फोर्स लगता है। कैसे बेटा? आप कभी फोर व्हीलर के अंदर यानी कार के अंदर बैठे होंगे, पापा ने कभी लेफ्ट टर्न लिया होगा तो आपको राइट की तरफ एक फोर्स फील होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है। अगर पापा ने एकदम से ऐसे, मतलब ऐसा होता है हॉलीवुड की मूवीज में बता दिया जाता है, एकदम से टर्न ले लिया, एकदम से अगर इस तरफ टर्न लिया तो आपको इधर की तरफ यानी कि राइट की तरफ एक फोर्स फील होता है। वो फील होता है, एक्चुअल में फोर्स नहीं है, एक मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है ना? और वो तो कब बट आती है बेटा? अगर गाड़ी का हमने एग्जांपल लिया है सर, तो लाइक अगर वो ऐसे तो अगर ऐसे एकदम जाएगी सर, हाँ तो यहाँ पे जो टर्न हुई ना हाँ, सर, तो वो तो है ना। इसका मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता कब है? ये अभी मैं रेस्ट में हूं, मुझ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर। अगर मैं मूविंग कंडीशन में होऊंगा, अगर मैं मूविंग कंडीशन में होऊंगा, मैं गोल गोल घूमूं अगर बेटा, और एकदम से मैं अपना बैलेंस गड़बड़ हो जाए, याद है आपको जब आप टर्न ले रहे होते हो बाइक से, अगर कई बार आप स्किड होते हो तो बाहर की तरफ निकल जाते हो। हाँ सर। क्यों निकल गए? क्योंकि सेंटर की तरफ तो एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको तो नीचे गिर जाना चाहिए था। अरे हाँ के ना, माइंड में ये बात आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्योंकि हाँ अगर सर। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपने एक स्ट्रिंग से एक बॉल को बांधा हुआ है और आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ना, और हमने क्या बात करी कि देव, हमने बात की कि सेंटर की तरफ एक
फोर्स लग रहा होता है उसको कौन सा फोर्स बोला जाता है बेटा? सेंटीमीटर। सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब अगर इस पर केवल सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूं बेटा, अगर इसको छोड़ दूं जैसे कि अभी मैंने छोड़ा भी था, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो ये कहां जाना चाहिए? सेंटर की तरफ बढ़िए। सेंटर की तरफ आता है क्या? नहीं आता नहीं है, सर। ये बाहर निकल जाता है। तो मैंने बहुत धीरे छोड़ा, नहीं तो आपको पता है अगर मैं इसको यहां छोड़ दूंगा बेटा इस जगह तो ये कैसे निकल जाएगा? ऊपर की तरफ निकल जाएगा, है ना? इसका मतलब पक्की बात है इसके ऊपर कोई ना कोई और फोर्स लग रहा है। और वो कब लगता है? केवल जब आप सर्कुलर मोशन में यानी कि ऐसे राउंड राउंड मोशन करते हो तब वो फोर्स पिक्चर में आता है और उसको बोला जाता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या? कुछ ऐसा है क्या कि हाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जितना सेंट्रीपिटल है उतना ही तो बट सेंट्रीफ्यूगल है? रिएक्शन तो नहीं होता सर, सेंट्रीफ्यूगल आई डोंट थिंक रिएक्शन होता है। हाँ, क्योंकि रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती है। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली अगर, सर। हाँ अगर मैंने इस ब्लॉक को यहां पर रखा हुआ है, अभी रखा नहीं हुआ बेटा, मैंने बता दिया है, अगर ये इस पर एक्शन कर रहा है इधर mg तो इसको बदले में क्या मिलेगा? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। बात आ रही है समझ में? हाँ यानी सर। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी, एक पहली बॉडी ये हो गई, सेकंड आपका ग्राउंड हो गया, लेकिन यहां तो एक ही बॉडी है, इसी को आप घुमा रहे हो। इसका मतलब इसके ऊपर जो दोनों फोर्स लग रहे हैं ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल केवल एक फील होने वाला फोर्स है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, एक्चुअल में कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। और ये कब नहीं आता है। है? केवल जब आप राउंड राउंड ऐसे सर्कुलर मोशन करवाते हो, ठीक है ना? अभी यहां पर ये कहां पर है, इसकी डायरेक्शन कहां पर होती है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की? मैं लिख देता हूं, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है? और जो सेंटर की तरफ टेंशन मेरे पास लग रहा था बेटा, और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा था? याद है? उस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाती है जब आप ऐसे ऐसे घुमाते हो, स्ट्रिंग को बोल से बांध देते हो, हाँ सर। ऐसे ऐसे घुमाते हो तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाती है। वो टेंशन अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रही होती है, उसको सेंट्रीपिटल, और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल। दोनों फोर्स बराबर होते हैं, आप बेसिकली ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हो। सडनली देव को थोड़ा सा मस्ती सूझी, देव ने स्ट्रिंग को कट कर दिया, किसी सिजर से कट कर दिया। अब इसके ऊपर आपने कौन से फोर्स को खत्म कर दिया एकदम से? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? जहाँ पे वो चाहे। जहां पर उस पे फोर्स लग रहा है। इसका मतलब उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब वो ऑब्जेक्ट उसी के डायरेक्शन में जाएगा। आपको अपना सोलर सिस्टम याद है? सो बट अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बेसिकली एक इमेजिनरी फोर्स है, हाँ, फिर तो अगर फिर वो कैसे एक्ट कर सकती है? मैं क्या देखो, एक्ट तो कर रहा है ना इमेजनरी, मतलब कि ग्राउंड के रेफरेंस में आप उसको नहीं समझ सकते हो। जैसे ग्राउंड के रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर एक ही फोर्स लग रहा है, मैं ही लगा रहा हूं, बट जैसे ही मैंने इसको कट कर दिया तो बाहर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को कौन लेकर गया? फिर इसका मतलब कोई तो फोर्स रहा होगा ना जो इस पर एक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए बेटा ये अपना सोलर सिस्टम है, हालांकि एकदम सर्कुलर नहीं होता है, मुझे पता है कि इलिप्टिकल होता है, बट मैं सर्कुलर मान लेता हूं। ये सन है बेटा अपने, ठीक है, और ये इधर अपने प्लानेट है, ये भी इसके अराउंड क्या कर रहे हैं बेटा? हालांकि एक ही रोटेट कर रहा है सर। है ना, इसके अराउंड क्या कर रहे हैं बेटा? ये इसके अराउंड क्या कर बट रहे हैं? अगर रिवॉल्व कर एक रहे हैं। सर मेरे पता नहीं सर एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। सर अगर स्पेस एक बेसिकली एक वॉइड है, अगर हम्म। आप लाइक उसके अंदर नीचे नीचे जा रहे हो तो लाइक वो तो इन्फिनिट है ना? देखो बेटा, हम अगर स्पेस की बात करें, आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की, इंटरस्टेलर, यस सर। है ना? उसके अंदर बहुत कुछ बताया गया है, बट हम केवल आपको पता है उतना ही अभी डिफाइन कर सकते हैं जितना हमने देखा है, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में मेजर की जाती है, और हम अभी कुछ ही प्लैनेट्स को विजिट कर पाए हैं बेटा। हमें पता ही नहीं है कि कितने प्लैनेट्स है, कितनी गैलेक्सीज है हमारी जैसी, क्या कहां पर कौन कौन लोग रहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कितना मार्स पर, मून पर, यहां पर जा पाए हैं, मतलब बहुत कम प्लैनेट्स हैं जहां पर हम देख पाए हैं। तो हमें पूरा आइडिया नहीं है कि क्या एक्चुअल में यहां पर है। जिन चीजों पर केवल हमारी नजर है, जहां तक हम जा पाए, हम वहां तक की फिजिक्स की बात करते हैं। तो अभी अगर अपन बात करें तो सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है। मान लीजिए यूनिफॉर्म है अभी के लिए समझने के लिए, एक्चुअल में 11th में जब अपन पढ़ेंगे तो कुछ और बात पढ़ेंगे, तो ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना इनके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, अर्थ है कि नहीं है बेटा? सेंटर यस की सर। तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। क्या बोल सकते हैं बेटा? भाई ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा?
ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी हमने यहां पर दोनों के बीच में कोई स्ट्रिंग तो नहीं बांधी हुई है कि सन नहीं से एक सर। स्ट्रिंग आती है, अर्थ को ऐसे ऐसे घुमा रही है, यानी दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। और आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है सर। इसका मतलब ये सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पर कौन सा फोर्स है बेटा, जो अर्थ और सन के बीच में लग रहा है, उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स यस। बोलेंगे बेटा? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स। बोलेंगे। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। अब ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, बट इसके ऊपर अगर कोई बैठ जाए, इसके ऊपर कोई क्या कर जाए बेटा, अर्थ के ऊपर बैठ जाए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ और उसको ऐसे सर्कुलर सर्कुलर घुमाया जाए और सडनली गाड़ी की ब्रेक लगा दिया जाए, तो आप कहीं दूर जाके फिट जाओगे बेटा। हालांकि हाँ वो सर। तो उसका इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, बट कहीं ना कहीं बाहर की तरफ आपकी टेंडेंसी होगी जाने की। तो अगर आप सर्कुलर मोशन के अंदर हो, सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आप हो, तो आपके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक बाहर की तरफ भी लग रहा है, जो दिखता नहीं है, उसको फील करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, जब आप टर्न लेते हो, इधर की तरफ टर्न लोगे तो आपके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, जब गाड़ी इधर की तरफ टर्न लेगी तो आपके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। उसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। कब? जब आप इस पर बैठ जाओ। बाहर ग्राउंड पर बैठने वाला इंसान इसको फील नहीं कर सकता। नहीं कर जैसे कि अब सकता। मैं बाहर देख रहा हूं, आपके पापा ने गाड़ी को ऐसे टर्न लिया, मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि आपके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। उसको फील केवल देव कर सकता है, और देव मुझे बता सकता है। जैसे कि आपने बताया था ना कि हम उसको ग्राउंड के फ्रेम से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हम उसको उसी फ्रेम में जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आप गाड़ी में बैठे हो और आपने की गाड़ी ने टर्न लिया है, तो वो आपको फील होगा, मुझे बाहर से देखकर फील नहीं होगा। मुझे नहीं लगेगा कि होगा। यार देव इधर की तरफ क्यों गया है। बात आ रही है समझ में? हाँ सर, कि जब हम बहुत ज्यादा फास्ट टर्न लेते हैं मैं उधर वो वाली साइड पे उड़ जाता हूँ। हाँ, मतलब अगर आप टर्न इधर लेफ्ट की तरफ लोगे तो आप राइट की तरफ टर्न हो जाते हो। तो राइट की तरफ टर्न कराने वाला कौन है? क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स तो कैसे होता है बेटा, ये सर्कल है, ये सर्कल है। मान लीजिए अगर आप इधर टर्न ले रहे हो तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ होना चाहिए था, यानी आपको इसी तरफ टिल्ट हो जाना चाहिए था जिधर गाड़ी टिल्ट हो रही है। बट आप देखना, आप डिफरेंट साइड टिल्ट होते हो। आपकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट साइड टिल्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी तरह से आप जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना क्लास 11th में हमसे, तो ग्रेविटेशन में अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो अर्थ है ना बेटा, अभी हम कहां पर है, ये अर्थ है हमारी। अर्थ का अगर हम थोड़ा सा देखें, ऊपर से क्या होती है, थोड़ा सा फ्लैट होती है ना, यहां से फ्लैट होती है। हम अर्थ के हो सकता है बेटी किसी कोने पर ऐसे चिपके हुए हो, अर्थ तो रोटेट कर रही है ना, अर्थ तो किसी स्पीड से रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है ना। यस इसका सर। मतलब हम किसी भी सरफेस पे चुनने से हम तो दिखेंगे भी नहीं, पार्टिकल मतलब एक डॉट भी नहीं है, हम तो एक डॉट भी नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम एक डॉट भी नहीं है तो हम भी घूम रहे हैं उसी स्पीड से, ऐसे ऐसे ऐसे, उसका भी फर्क अर्थ की ग्रेविटी पे पड़ता है ना। इसीलिए बोला जाता है, आपकी क्लास 9th के अंदर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा कि नॉर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। आपने सुना होगा, जो नॉर्थ पोल्स है ना बेटा, आपके नॉर्थ पोल्स, यहां पर यस जो सर। आपकी जी की वैल्यू है, यानी कि अगर यहां पर अगर आप अपने वेट को मेजर करोगे तो हो सकता है 60 केजी आए, लेकिन अगर आप इक्वेटर यानी कि आप इंडिया की बात कर लो, अफ्रीका की बात कर लो, अगर आप यहां आ जाओगे और यहां अपने वेट को मेजर करोगे तो गारंटीड है 60 से कम होगा। ऐसा नहीं 59 हो जाएगा, लेकिन 59.9999 तो हो ही जाएगा। ग्रेविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस आता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है ना बेटा। क्योंकि यहां वाले जो है बेटा, वो तो घूम ही नहीं पाते हैं, वो तो फ्लैट पे है ना एकदम, लगभग लगभग, है कि नहीं। यहां वाले अपन ज्यादा घूम रहे होते हैं, है ना। तो उसका इफेक्ट आपका किस पर आता है बेटा, आपकी ग्रेविटी पर आता है। बात आ रही है समझ में? आ रही है सर। है ना। तो आप यहां पर ड्रॉ कर लो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगता है आपके पास, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और अभी जो अर्थ वाला और सन का एग्जांपल है, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर लग रहा है वो क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फोर्स वाले चैप्टर में शायद यही आपके पास है, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट सर। ठीक है बेटा। फोर्स वाले चैप्टर में आपके पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है, बाकी तो शायद आपने कौन कौन से चैप्टर और पढ़े हुए हैं एक बार आप बता देना। सर अभी मेरा लिए एक ये हो गया, क्या कहता है, एक सेकंड में बताता हूँ, मेरे खुद नहीं याद।
हाँ, फोर्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, मशीन्स, रिफ्रैक्शन। सर वर्क, रिफ्रैक्शन का मेरा लाइक एक पार्ट हो गया, लाइक 4.1 हो गया। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर आपने कर लिया है, और मशीन्स। मशीन्स। और सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लाइक एक वो सब पार्ट होता है ना सर, वो अच्छा, कर लिया। लाइट का हो गया। बेटा इसके अंदर थोड़ा सा मैं बियॉन्ड द टॉपिक जाके थोड़ा जे के टॉपिक पे टच करने की कोशिश करूं। आपने मोशन की इक्वेशन पढ़ी है इसी चैप्टर में? सर v इज एफ इन इक्वल टू टू एम ए याद थी। u प्लस ए टी। हाँ हाँ सर, फिर ये रिस्पेक्ट टू टाइम है, फिर आप मोमेंटम में कर देते हो कुछ, है ना? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ सर, है ना, टी हाफ, हमने कॉमन ले लिया। हाँ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये मोशन की तीन इक्वेशंस है। क्लास 11th में अपन यहीं से चालू करेंगे काइनेमेटिक्स को। ये आपको पता है, ये लीनियर मोशन के अंदर, हाँ बेटा एक और डिफरेंट चीज, क्या मैं बोल सकता हूं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ही चीज है? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में बात करूं कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, क्या दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है या एक ही है? सर डिफरेंट है सर, बस एक हाँ, हाँ बेटा बताइए। यस सर। यूनिफॉर्म मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, हाँ सर। कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन में है। मोशन में। और एक तरफ मैं बात करता हूं कि क्या किसमें है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। किसमें है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या ये एक ही बात है या दो डिफरेंट बातें हैं? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट। भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर में मोशन में है, ये स्टेटमेंट एक ही है, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। ओके सर, तो मतलब गोल गोल ही घूमना है एट द एंड। देखो यूनिफॉर्म मोशन में तो लीनियर मोशन भी हो सकता अच्छा हाँ। है ना, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है और यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म है इसका मतलब बेटा उसकी स्पीड क्या है? सेम स्टेशनरी नहीं, यूनिफॉर्म ही होगी ना फिर। है ना, यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा? यूनिफॉर्म। ये वेलोसिटी भी सेम होगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म में तो रेक्टिलिनियर मोशन यानी लीनियर मोशन भी आ सकता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं होती है। अपन ने बात कर ली है ना, दे आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट। यस सर। ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट हैविंग अ सेम स्पीड एंड वेलोसिटी, हैविंग ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहेगी, लेकिन अगर आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी। यानी कि अगर आपने गाड़ी को एक स्पीड दे दी 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन, तो उसकी स्पीड भी सेम है हर पॉइंट पर और वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि गाड़ी आपकी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। हाँ आपकी वापस से टर्न बैक नहीं कर रही है ना, और क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी शुड बी सेम। अगर अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम नहीं होती है बेटा। अगर अपन बात करें जो सर्कुलर मोशन की बात करी, तो इसके अंदर इसको कौन सा मोशन बोलेंगे? इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, बोलेंगे ना बेटा। जब अगर आपका यहां पर वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो इस मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन। बात आ रही है समझ में? तो कई बार आपको बोलेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन है? सर एक्सेलरेटेड मोशन है। बेटा इसकी हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है या सेम है? सर चेंज हो रही है नहीं। चेंज हो रही है, हाँ। चेंज हो रही है ना। अरे एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। बिल्कुल बेटा, एफ अपॉन एम। अब फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड किस पे करती है? खुद एक्सेलरेशन पे, हाँ सर। है ना। और आप जान रहे हो जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बेटा उसको क्या है, आपके लेवल पर फॉर्मूलाज नहीं है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर बाय आर। अभी आपके फॉर्मूला नहीं है, बट अपन बात करें, ओमेगा। है ना, थोड़ा रोटेट रोटेट करता है ना बेटा, इसीलिए। अगर देखो यहां पर डायरेक्शन एक्सेलरेशन की यहां पर है, यहां पर डायरेक्शन एक्सेलरेशन की यहां पर है, यहां पर पॉजिटिव की तरफ है, इधर अपवर्ड की तरफ है, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर क्या है बेटा? डिफरेंट है। और अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट है इसका मतलब यहां पर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मैग्नीट्यूड सेम है बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। ठीक है, यस सर। ठीक है।
अब जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, आप मोशन की इक्वेशन का यूज करते हो कि नहीं करते हो? सर करते हैं सर। है ना, करते हैं ना। अब देखो बेटा यहां पर कुछ जैसे कि मान लो आप ये कहां यूज करते हो, सर्कुलर मोशन में कि रेक्टिलिनियर मोशन में? सर रेक्टिलिनियर आई गेस। रेक्टिलिनियर में ना, बिल्कुल सही बोले हो आप बेटा। अब जो काम रेक्टिलिनियर में, मैं आपको कुछ टर्म बताता हूं जो एडवांस लेवल पर है, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, अभी 5 to 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स हैं, तो उसमें कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, आपके लेवल पे नहीं है पर आप समझ जाओगे। जो काम रेक्टिलिनियर में फाइनल वेलोसिटी करती है, वही काम सर्कुलर मोशन में कौन सी वेलोसिटी करेगी बेटा? एंगुलर वेलोसिटी करेगी कि नहीं करेगी? सर अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ये होती है बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड राउंड घूम रहा होता है, तो उसके पास दो तरह की वेलोसिटी है। एक तो रेक्टिलिनियर डायरेक्शन में, तो आपने देख लिया वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, 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 ये तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रही है। पर आप देख रहे हो ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो इसके पास, आपने बोला ना कि स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है है कि ना, इसका मतलब इसको गोल गोल घुमाने के लिए एक कंप्लीट, हम सर हर पॉइंट पर रेक्टिलिनियर वेलोसिटी को क्यों देखें, हम लगा ही नहीं पाएंगे मोशन की इक्वेशन, है ना। इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट, एक टर्म, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, उसको बुलाया जाता है एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल को किसी एंगल पर घुमाने में, अब देखो एंगल ही तो है, ये देखो यहां पर पार्टिकल था, अब इसने यहां से ये एंगल सबटेंड कर लिया, मान ली पार्टिकल यहां आ गया, तो ये एंगल सबटेंड किया कि नहीं किया सर। है ना। अगर ये यहां पर आ गया तो कितना एंगल सबटेंड कर लिया? 90 डिग्री। यस सर। पार्टिकल यहां आ गया तो टोटल एंगल कितना सबटेंड हो गया? 180 डिग्री। 180 सर। पार्टिकल यहां पर आ गया तो कितना एंगल सबटेंड हो गया? 270 डिग्री। और यस पार्टिकल सर। वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया तो कितना एंगल सबटेंड हो गया? 0। 360 डिग्री। मतलब एंगल सबटेंडेड तो 360 डिग्री हो हाँ गया। डिस्प्लेसमेंट तो। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ, कौन सा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? यहां तो क्या आता था बेटा अपना नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, यहां इस थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है बेटा? एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो ये अबव लेवल की चीजें हैं, बिल्कुल दिमाग पे स्ट्रेस मत डालना, हमारे पास 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है, इसलिए हम बात बता रहे हैं। ये पार्टिकल हर थोड़े टाइम में अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है, पोजीशन नहीं सर, एंगुलर पोजीशन। पोजीशन तो रेक्टिलिनियर में चेंज करता है, दोनों में फर्क तो है ना। जैसे कि मान लीजिए एम मास का ऑब्जेक्ट यहां है, अब यहां आ गया, तो ये क्या है यहां पर इसकी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। यस सर। यहां पर हम पोजीशन बोलेंगे कि एंगुलर पोजीशन बोलेंगे? सर वहां पे एंगुलर बोलेगा, यहाँ पे पोजीशन बोलेगा। हाँ, तो यहां पर कौन सी पोजीशन होगी बेटा? ये एंगुलर एंगुलर पोजीशन। पोजीशन। अब यहां मैं वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करता हूं कि पोजीशन को क्या करता हूं, पोजीशन यानी चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा, यस सर। है ना। अब अगर मैं बात करूं बेटा डिस्प्लेसमेंट, अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता क्या है एक्चुअल में सर? एस होता है एक्स फाइनल, मान लीजिए मैं बोल देता हूं डिस्प्लेसमेंट एस, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अरे हाँ, क्या ना, हाँ सर। यही होता है बेटा। तो ये क्या होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही यहां पर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या आ जाएगा सर? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, यानी ये थीटा फाइनल है, ये थीटा इनिशियल है, जो ये डिफरेंस है ये क्या आ जाएगा आपके पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? मेरी फाइनल पोजीशन माइनस मेरी ये वाली इनिशियल पोजीशन, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, यस सर। है ना। ऐसे ही बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि ये मेरी फाइनल है पोजीशन, तो ये मेरा क्या है? थीटा फाइनल है, और ये मेरा थीटा क्या है? इनिशियल है। तो फाइनल यस। एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे, अब देखो इक्वेशन सेम है, क्योंकि यहां पर भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, बट रेक्टिलिनियर वाली नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर वाली नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम कोशिश करते हैं कि कुछ टर्म डिफाइन कर पाए। पहली टर्म समझ में आई बेटा आपको, कि हम जो काम एस से लेते हैं किसमें? रेक्टिलिनियर में, वही काम सर्कुलर में हम किससे लेंगे? थीटा से। जो काम रेक्टिलिनियर में हमारा डिस्प्लेसमेंट करता है, वही काम सर्कुलर में कौन करेगा बेटा? हमारा थीटा करेगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा आपको याद है आपने पढ़ा था कि चेंज इन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेक्टिलिनियर यस वेलोसिटी। सर। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा?
एंगुलर वेलोसिटी। सर मतलब टाइम तो सेम ही हो गया ना सर, टाइम हाँ तो टाइम एंगल नहीं आ सेम है, सकता ना। टाइम सेम है। तो जो मतलब सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टाइम, इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो तो ऐसे वेलोसिटी तो भी कौन फिर सी आएगी। सर हाँ अगर एंगुलर डिस्टेंस है हाँ सर, तो ऐसे तो एंगुलर स्पीड भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल होती है बेटा, लेकिन अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो वेलोसिटी बोलना पड़ेगा ना। अगर एंगुलर डिस्टेंस बोलते तो एंगुलर स्पीड बोलते, यस सर। है ना। देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन ना डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आप खुद बोल दोगे यहां से लेकर मैं यहां पर वापस यहां आ गया तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। यस सर। लेकिन अगर एंगुलर डिस्टेंस की बात करूं तो कितना बोल दोगे, 2 पाई, यस सर। है ना। तो ऐसे ही बेटा अगर मैं यहां से यहां पर आया हूं तो ये मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मैं मोशन की इक्वेशन को थोड़ा फील करना चाहता हूं सर्कुलर की फॉर्म में। तो जो काम बेटा ध्यान से देखना, जो काम मेरा वेलोसिटी करती है, जो काम मेरा वेलोसिटी करती है, मतलब कि u भी होता है यहां पर और v भी होता है। u क्या होता है बेटा आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है बेटा आपके पास, फाइनल वेलोसिटी। सर मैं वी तो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है ना। बिल्कुल बेटा उसी को लिख रहा हूं मैं, v क्या होता है बेटा आपके पास, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। जो काम रेक्टिलिनियर में v और u करते हैं वही सर्कुलर में कौन करते हैं पता है, सर्कुलर में u की जगह पर डिनोट किया जाता है ओमेगा नोड। अब ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोला जाता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर क्या था बेटा, केवल वेलोसिटी। जो काम रेक्टिलिनियर में u करता है वही काम सर्कुलर में कौन करता है, ओमेगा नोड करता है। जो काम रेक्टिलिनियर में v करता है वही काम सर्कुलर में कौन करेगा, ओमेगा करेगा। इसको बोला जाता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। बात आ रही है समझ में, यस सर। है ना बेटा। अब देखो अब अपन ने किस किस, और टाइम तो सेम रहेगा, जो रेक्टिलिनियर में टाइम t होता है वो सर्कुलर में चेंज हो जाएगा क्या, टाइम तो सेम है, यस सर। ठीक है ना बेटा। अब क्या ऐसी चीज है, हाँ बेटा एक और चीज है, एक्सेलरेशन। जो काम आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन में एक्सेलरेशन करता है, यहां पर वही काम कौन करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे वेलोसिटी एंगुलर हो गई तो एक्सेलरेशन भी एंगुलर हो जाएगा। जो काम रेक्टिलिनियर में एक्सेलरेशन करता है वही काम सर्कुलर में कौन करेगा बेटा, उसको डिनोट किया जाता एंगुलर है अल्फा से, इसको बोला जाता है एंगुलर अल्फा। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप अभी अपने क्लास 10th में नहीं समझोगे इसको, क्लास 11th में जैसे जाओगे ना बेटा आपको, तो आज से आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि सर जो काम v बराबर u प्लस at का होता है वही काम वो सर, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एंगुलर हाँ। एटी, तो मुझे अब याद मैं नहीं इस क्या v को होता क्या है। लिख सकता हूं बेटा, ओमेगा, u को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा नोड, प्लस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, अल्फा, और इसको क्या लिख सकता हूं, t। तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी सर्कुलर मोशन में। यस सर। सो अल्फा प्लस अल्फा सर, वो सेकंड फर्स्ट वो क्या था। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, हाँ सर। तो v की जगह तो कौन आ गया बेटा, ओमेगा। हाँ सर। फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फिर प्लस इनिशियल, ये एक्सेलरेशन है तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और टाइम की जगह तो टाइम ही आएगा। और जो हाँ काम s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में रेक्टिलिनियर में करते हैं, यहां पर आप बताओ मैं अब क्या लिखूंगा यहां पर, हाँ सर। ये रेक्टिलिनियर में होती है इक्वेशन ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर सकता हूं मैं, इस इक्वेशन को सर चेंज आप करके। इसको यूटी है सर, तो आप डब्ल्यू ओमेगा। एस को क्या लिखूंगा सबसे पहले, एस को, सर एस को तो आप एस क्या होता था, हमारी स्पीड होती है ना गैस। अरे एस तो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा सॉरी रेक्टिलिनियर में। सर, सॉरी सर। सर डिस्प्लेसमेंट को तो आप वो लिख दो ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा, क्या लिख सकते थीटा। हो, थीटा। और यू थीटा। को क्या लिख दोगे आप, ओमेगा ओमेगा। नोड। हाँ सर, और और फिर टाइम। टाइम को टाइम ही लिखोगे, हाँ सर। प्लस हाफ को हाफ ही लिखोगे, हाँ सर, एटी को अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा टी स्क्वायर। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, यस सर। है ना। अब बेटा ये आप 11 की चीजें सीख रहे हो, इसके ऊपर जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं। अगर अपन बात करें थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या लिख सकते हैं अब बताइए।
सर हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा का स्क्वायर स्क्वायर, इज इक्वल टू हाँ ओमेगा इक्वल्स टू नोड ओमेगा स्क्वायर। नॉट का स्क्वायर हाँ, प्लस 2 अल्फा अल्फा थीटा। अल्फा थीटा, समझ गए बेटा आप, है ना। बस यहां पर यस इतना सा फर्क होता है, और हर साल ईच एंड एवरी ईयर जेई मेंस में एक क्वेश्चन इन इक्वेशंस पर आता है, जो मैंने लिखी है ना बेटा जी, इन तीनों हाँ इक्वेशन पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल जरूर आता है जेई मेंस में, और कितना आसान है। बस आपको केवल नोटेशंस पता होने चाहिए, बाकी आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हो ना। अगर एक्सेलरेशन गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हो। यहां पर क्या गिवन यस सर। होगा, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी। बस केवल नोटेशन चेंज हो गए, फीलिंग तो वही है ना बेटा। हाँ सर। चलिए, मजा आया बेटा, आज ये चैप्टर हाँ अपना सर, फिनिश हो गया तो है। बस एक क्वेश्चन है सर, हाँ जैसे मैं थोड़ा ना अंडर एज हूँ, हाँ, जैसे अभी जैसे मैं अभी 10th में, तो मुझे अभी 9th में होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। सर तो लाइक मैं जेई का पेपर लाइक मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर मैं कब दूंगा फिर? जे अभी आप ऑफिशियली तो 10th क्लास के अंदर एनरोल हो चुके हो ना। हाँ सर। तो इसका मतलब 2025 में आप 10th को पास कर लोगे, या 26 में पास ऑन करोगे? सर आई गेस बोर्ड तो 26 में है, तो 26। अच्छा, 26 के अंदर यानी 27 और 28 में आप जेई का एग्जाम दोगे। सर 29 में नहीं दूंगा? 29 में भी दे सकते हो, 28 में भी दे सकते हो। सर बट मैं 29-30 में नहीं दूंगा। नहीं बेटा, जेई के 2 अटेम्प्ट होते हैं एडवांस के। एक 12th के साथ होता है, एक 12th के जस्ट बाद होता है। 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के अंदर आप जेई एडवांस के एग्जाम दे सकते हो। जेई मेंस की 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हो। हर ईच एंड एवरी ईयर में 2 बार जेई मेंस का एग्जाम होता है। तो आप यानी कि 3 ईयर्स में 6 टाइम्स जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। एक ओके 12th, एक फर्स्ट ड्रॉप, एक सेकंड ड्रॉप। लेकिन आपने अर्ली स्टेज लिया है, तो आपका 12th के साथ सिलेक्शन हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, बाय सर। भाई समझ आया बेटा? कोई दिक्कत, हाँ परेशानी, संकट, पीड़ा, दुख, दुविधा, अड़चन, कठिनाई? नहीं सर, अब आपकी बस वो डीपी डीपी देगी आप हाँ, जो देगी। डीपीपी बहुत इजी है, एकदम सोल्व कर लेना। उसके बाद फिर अपन कल डिस्कशन करते हैं ना नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा।